ये खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। राजदूत में आज एलन मस्क की कहानी हमको एक बार फिर आपको सुनानी पड़ रही है। वहाँ पे डेवलपमेंट्स इस तरह के। एलन मस्क का पॉलिटिक्स से अब मोहभंग जो है दिखना शुरू हो गया। उन्होंने अपने बिजनेस को ज़्यादा समय देने का फैसला किया है। अभी तक वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। प्राइवेट एंगेजमेंट से लेकर कैबिनेट मीटिंग्स तक में उनकी हिस्सेदारी रहती थी। बीवी बच्चों के साथ में नेताओं से मिलते थे। एक समय तो अमेरिका में ये बहस चलने लगी थी कि ट्रंप महज कठपुतली हैं, असली राष्ट्रपति तो एलन मस्क हैं। लेकिन ट्रंप 2.0 के 3 महीने बाद स्थिति बदलने लगी है। मस्क ने कहा कि अगले महीने से वो सरकारी कामकाज में थोड़ा कम वक्त देंगे, हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन, वो भी तब तक जब तक प्रेसिडेंट का मन हो। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण टेस्ला की कमाई और शेयर्स में होने वाली भारी गिरावट को बताया जा रहा है, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। ट्रंप कैबिनेट के कई लोग मस्क के फैसलों से बहुत खुश नहीं थे। एक मीटिंग में तो उनके बीच लड़ाई भी हुई थी। अप्रैल की शुरुआत में मस्क ने ट्रंप के खास सलाहकार पीटर नवारो को पब्लिकली बेवकूफ़ कह दिया था। इन वजहों से ट्रंप कैबिनेट के साथ उनका तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा था। इसके अलावा उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में टेस्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। ये भी मस्क के लिए मुसीबत बन गया था। इन सारी वजहों पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले बैकग्राउंड आपको बता दें, एलन मस्क बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, एक्स जैसी कंपनियों का मालिकाना हक उनके पास है। 2024 में उन्होंने अचानक से पॉलिटिकल सर्कल में घुसने का मन बना लिया। उस समय जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जोरों पर था, तब की ये घटना है। तब कोई उम्मीदवार उनकी पसंद का नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल नहीं थे। एक समय तक मस्क ट्रंप के पक्के विरोधी होते थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मस्क ने उनकी काफ़ी आलोचना की थी। ये तकरार 2022 तक जारी रही। उस दौरान मस्क ट्विटर खरीदने की तैयारी कर रहे थे और इस पर ट्रंप ने उनका मजाक भी उड़ाया था। एक रैली में उन्होंने मस्क को बुलशिट आर्टिस्ट कह दिया था। इन सब के बीच अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीद लिया मस्क ने। इसके साथ ही उन्होंने पुराने गिले शिकवे भुला भी दिए। मस्क ने एक पोल कराया कि ट्रंप का अकाउंट बहाल करना चाहिए या नहीं। 51% से ज़्यादा लोगों ने समर्थन कर दिया और ट्रंप का ट्विटर अकाउंट वापस आ गया। आप जानते ही होंगे, आपको याद होगा कि जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगे के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया था। तब जैक डोर्सी ट्विटर के CEO हुआ करते थे। मस्क ने ट्विटर को खरीदा और 2023 में उसका नाम कर दिया एक्स। बहरहाल 2023 में एलन मस्क और ट्रंप के बीच दूरियां और कम हो गई। मस्क ने ट्रंप की कई पॉलिसीज़ का खुलकर समर्थन किया, लेकिन अभी भी ट्रू कनेक्शन जो बनना था वो दूर ही था। मस्क तो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से भी बच रहे थे। मार्च 2024 में मस्क ने एक्स पर लिखा कि मैं इस चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को डोनेट नहीं करूंगा। लेकिन जुलाई 2024 की एक घटना ने उनका मन बदल दिया। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। उनका भाषण शुरू ही हुआ था कि उन पर गोलियां चल गईं। एक गोली कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप इस गोलीबारी में बाल बाल बच गए। इसके बाद उन्हें अच्छा खासा पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। जो लोग न्यूट्रल रहने का दावा कर रहे थे वो भी ट्रंप का समर्थन करने लगे। इसमें से एक नाम एलन मस्क का भी था। गोली चलने के कुछ सेकंड्स बाद ही उन्होंने ट्रंप का समर्थन कर दिया था। फिर अगस्त में मस्क ने ट्रंप को एक्स पर बातचीत के लिए बुलाया। इसी बातचीत में मस्क ने गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए कमीशन बनाने का सुझाव दिया और बाद में लिखा कि मैं सरकार के साथ काम करने को तैयार हूं। फिर अक्टूबर 2024 का महीना आया जब एलन मस्क पहली बार ट्रंप के चुनावी मंच पर दिख गए। इस दौरान उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो बच्चों की तरह उछलते दिखाई दे रहे थे। इसे दोनों के बीच करीबी का सिंबल बताया गया और इसी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के चुनावी कैंपेन में लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए। जब 5 नवंबर की रात को राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ रहा था तब मस्क ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर में ही मौजूद थे। चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज बनाने का ऐलान किया। इसका मेन काम था सरकारी खर्च में कटौती करना। कटौती वटौती तो बोल रहे थे, लोगों को फायर करना चाहते थे, कई लोगों को फायर कर चुके हैं। ट्रंप ने मस्क के साथ साथ विवेक रामास्वामी को भी डोज चलाने के लिए चुना था, लेकिन ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही रामास्वामी ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मस्क अपने काम में किसी भी तरह का दखल चाहते नहीं, इसलिए रामास्वामी को कहा गया कि आप इसको छोड़िए। आज तक इस बात की पुष्टि लेकिन नहीं हो पाई है। खैर, ट्रंप की चुनावी जीत और उनके शपथ ग्रहण के बीच लगभग 2.5 महीने का वक्त था। इस दौरान ट्रंप अपनी कैबिनेट के लिए लोग चुन रहे थे, अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय कर रहे थे।
साथ ही साथ विदेशी नेताओं से बात भी चल रही थी। एलन मस्क इन सारी कवायदों का अभिन्न हिस्सा थे। कई विदेशी नेताओं से बातचीत में मस्क साथ में रहे, ज्यादातर समय ट्रंप के साथ ही बीत रहा था। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्रंप की ही हवेली में एक कॉटेज किराए पर ले लिया था। वहीं पर उनकी सुबह शाम गुजर रही थी। इससे आप मस्क के एफर्ट और ट्रंप के साथ उनकी करीबी दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ इतना गुलाबी भी नहीं था। पहली झलक दिसंबर 2024 में दिखी दरार की, जब H-1B वीजा को लेकर मस्क और ट्रंप के समर्थकों में टकराव हुआ। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दूसरे देश से लोगों को हायर करती हैं। 2024 में मस्क की कंपनी टेस्ला ने इससे 724 लोगों को हायर किया था। खुद मस्क भी H-1B वीजा पर ही अमेरिका से आए थे। उनका जन्मस्थान साउथ अफ्रीका है। ट्रंप के समर्थक H-1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जबकि मस्क इसे जारी रखने की वकालत कर रहे थे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर खूब झगड़ा हुआ। बाद में ट्रंप ने मस्क का समर्थन किया, लेकिन अंदर खाने वो इस भिड़ंत से काफी खफा हुए थे। ये सब ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले चल रहा था। 20 जनवरी को ट्रंप 2.0 की औपचारिक शुरुआत हुई कार्यकाल की। उसी दिन से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज भी अस्तित्व में आया। पहले दिन विवेक रामास्वामी डोजे से चले गए। डोजे के पहले दिन डोजे ज्यादा एफिशिएंट हो गया, 2 की जगह 1 लोग चलाएंगे। इसके साथ ही एजेंसी पर मस्क का एकाधिकार हुआ और उनके पहले बड़े टारगेट्स में से एक बना USAID। दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही मदद को यही एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है। USAID के अलावा डोज दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी टारगेट कर रही थी। हजारों के स्टाफ को कुछ महीने की सैलरी देकर निकाला जा रहा था। कईयों को जवाब मांगे बिना ही फायर किया गया। ये सब बड़े स्केल पर हो रहा था और ट्रंप इसमें मूक दर्शक की भूमिका में थे। हाँ में हाँ मिला रहे थे। यहां पर एक बार फिर रियल प्रेसिडेंट वाली अफवाह उड़ी कि मुख कौन है मुखौटा कौन। इसी वजह से फरवरी की शुरुआत में टाइम मैगजीन ने मस्क को अपने कवर पेज पर लगाया और कवर इमेज में मस्क रॉलेट डेस्क के पीछे बैठे दिखाई दे रहे थे। ये डेस्क यूएस के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रहती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस तस्वीर ने ट्रंप का ईगो हर्ट किया था, लेकिन उन्होंने पब्लिक में ये जाहिर नहीं किया। ट्रंप ने टाइम मैगजीन पर एक कटाक्ष किया और बात को जाने दिया। 6 मार्च की तारीख आई इसके बाद। इस दिन ट्रंप ने अपने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें एलन मस्क भी थे। वो डोज के कामकाज को लेकर मसले सुलझाने बैठे थे, लेकिन मीटिंग के बीच में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मस्क भिड़ गए आपस में। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने रूबियो पर इल्जाम लगाया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पर्याप्त स्टाफ को फायर नहीं किया है। इनको ये फायर के बिना कुछ और दिमाग में आइडिया है या नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पाया आज तक कि किस तरह ये आदमी फंक्शन करता है। एनीवेज, मस्क ने यहां तक कह दिया कि रूबियो टीवी पर भाषण देने के अलावा और किसी काम के लायक नहीं है। इस पर रूबियो भड़क गए। उन्होंने मस्क को टारगेट करना शुरू किया। जब झगड़ा बढ़ने लगा तब ट्रंप ने दखल दिया और उन्होंने कहा कि रूबियो के पास बहुत काम है, व्यस्त रहते हैं, उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें एक मंत्रालय चलाना है, इसलिए हर किसी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। रूबियो से पहले परिवहन मंत्री हैं सीन डफी, इनकी भी मस्क से लंबी चौड़ी बहस हुई। डफी का कहना था कि मेरे पास इतना काम है और डोज मेरे डिपार्टमेंट से लोगों को फायर कर रहा है, फिर ये काम कैसे होगा। ज्यादातर कैबिनेट मेंबर्स मस्क के काम करने के तरीके से नाराज थे, लेकिन रूबियो और डफी के अलावा किसी ने खुलकर विरोध किया नहीं। ट्रंप मीटिंग के दौरान हाथ बांधकर चुपचाप बैठे रहते थे। जब बात तू मैं पे गई तब उन्होंने सबको चुप कराया और अंत में ट्रंप ने कहा कि अब से मंत्रालयों के बारे में कोई भी फैसला मंत्री लेंगे, मस्क की टीम सलाह देगी। हालांकि मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जॉब कट्स जारी रहेंगे। अगर मंत्री ये नहीं कर पाते तो मस्क के पास पूरा अधिकार रहेगा। यहां भी ट्रंप मस्क का समर्थन करते दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लिमिट लगा दी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये मस्क को कंट्रोल करने का तरीका है। फिर अप्रैल की शुरुआत में पॉलिटिको ने रिपोर्ट चला दी कि मस्क बहुत जल्दी डोज छोड़ेंगे। पॉलिटिको ने ट्रंप के करीबियों के हवाले से यह दावा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को ये लगने लगा था कि मस्क के बयानों और उनकी एक्टिविटीज़ को डिफेंड करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है और वो उनके लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उन्हें व्हाइट हाउस से दूर रखना चाहिए। मस्क और व्हाइट हाउस दोनों ने इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया था, लेकिन तब तक कहानी आगे बढ़ गई थी। 2 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। रेसिप्रोकल टैरिफ्स 9 अप्रैल से शुरू हो रहे थे और उससे पहले मस्क और पीटर नवारो के बीच झगड़ा हो गया। नवारो ट्रंप को ट्रेड से जुड़े मसलों पर सलाह देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ्स का आइडिया पीटर नवारो का ही था। नवारो ने क्या किया था, एक इंटरव्यू में मस्क की कंपनी टेस्ला को कार असेंबलर कह दिया था। उन्होंने कहा कि टेस्ला की कार्स में लगने वाले प्रोडक्ट्स तो बाहर से आते हैं, चाइना से, जापान से, तो ये असेंबलर हुए ना। हम चाहते हैं कि कार ही पूरी तरह अमेरिका में बने। इस पर मस्क बुरी तरह भड़के। उन्होंने कहा कि टेस्ला सबसे ज्यादा मेड इन अमेरिका कार्स बनाती है। नवारो को यह बात पता होनी चाहिए थी और वो 1 नंबर के बेवकूफ हैं।
बैग ऑफ ब्रिक्स टाइप का कुछ कहा था। मस्क ने नवारो की डिग्री और उनकी आइडेंटिटी पर भी सवाल खड़े किए। व्हाइट हाउस ने कह दिया बॉयज विल बी बॉयज, लेकिन बात आगे जा चुकी थी। ट्रंप की कोर पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे। उनके सामने मस्क की और अपनी पॉलिसी, इनमें से किसी एक को चुनने की चुनौती आ गई थी। इसके अलावा मस्क ने फ्री ट्रेड के समर्थन में कई वीडियोस पोस्ट किए थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ की अपील की थी। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर भी 20% टैरिफ लगाया था और कहा था कि अपनी मांगें मनवाए बिना वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 9 अप्रैल को टैरिफ लागू होने के कुछ घंटे बाद उन्होंने 90 दिनों का पॉज लगाया। ये पॉज वैसे अस्थायी है। ट्रंप ने कहा कि 90 दिनों के अंदर अगर डील नहीं होती है तो दोबारा टैरिफ लगा देंगे। ये भी एलन मस्क की अपील से मेल नहीं खाता है। जाहिर तौर पर मस्क की राय को दरकिनार किया जा रहा था। इस सब के बीच टेस्ला के शेयर्स लगातार गिर रहे थे। कई देशों में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का खुलकर विरोध हो रहा था और इसका असर टेस्ला पर भी दिख रहा था। मस्क और ट्रंप का कनेक्शन जोड़कर टेस्ला का बायकॉट होने लगा, कई जगह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। 22 अप्रैल को आई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 3 महीने में टेस्ला की कार्स की सेल 20% गिरी, वहीं उनके प्रॉफिट में 70% की गिरावट हुई। जब से मस्क ट्रंप सरकार का हिस्सा हुए हैं तब से टेस्ला के शेयर लगभग 40% गिरे हैं। रिपोर्ट आने के कुछ समय बाद ही मस्क ने ऐलान किया कि वो डोज से दूरी बना रहे हैं। अब वो ज़्यादातर समय अपने बिजनेस को देंगे। डोज में हफ्ते में 1 या 2 दिन आना जाना होगा और वो भी जब तक कि ट्रंप कहेंगे कि आप आते रहिए। जिस समय ट्रंप और मस्क की दोस्ती पर बांध चढ़ रही थी तभी लोगों ने कहा था कि ट्रंप और मस्क दोनों खुद को जंगल का शेर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि शेर अपने जंगल में दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करता है। 22 अप्रैल को एलन मस्क ने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या ये उनके पॉलिटिकल स्टंट का अंत है? शायद नहीं। ये भी हो सकता है कि वो जंगल में अपना एक छत्र राज स्थापित करने के लिए कभी वापस लौटें, किसी और रूप में। हो सकता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबर गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अभिषेक ने लिखा है, सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।